नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आपको बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। ताज़ा अपडेट लेकर वाशिंगटन डीसी से हमारी संवाददाता मालविका जैन जुड़ रही हैं। मालविका, बताइए। आज अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। यहाँ पे दो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। और चुनाव में तीन मेन मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमी, दूसरा इमिग्रेशन और तीसरा हेल्थ केयर। ये बहुत ही नेक टू नेक रेस है, जिसमें दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। और इसीलिए आखिरी दिन तक हम ये देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। ये जो लड़ाई है अमेरिका में, आपको याद होगा कि 50 स्टेट हैं, पर लड़ाई सिर्फ 7 स्टेटों में चल रही है, जो इनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। और पेंसिल्वेनिया, जिसके सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कैंपेनिंग दोनों ही उम्मीदवार आज भी कर रहे थे। कमला हैरिस लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, घर घर जाकर। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो एक बड़ी रैली उन्होंने आयोजित करी पेंसिल्वेनिया में, और उसके बाद वो दो अलग प्रांतों में चले गए थे कैंपेनिंग करने के लिए। अब किस दिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कि कुछ लोग मेल इन बैलेट भी भेज देते हैं और कुछ लोग कल जाकर अपने वोट कास्ट करेंगे। तो उसके बाद ही इन वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी और फिर रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं, और तब तक एंटिसिपेशन बनी रहेगी। ये एक नेक टू नेक रेस रही है शुरुआत से ही। पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये रेस थी, और फिर जो बाइडेन अपनी तबीयत खराब होने के कारण इस रेस से अलग हो गए थे, और अब ये रेस कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। शुक्रिया मालविका, पूरी डिटेल वाशिंगटन से देने के लिए हमारे दर्शकों की कि ताज़ा अपडेट वहाँ पर क्या है। लेकिन चुनाव के नतीजे अगर 2020 की बात करें तो वहाँ पर नतीजे आने में 4 दिन का वक्त लग गया था, क्योंकि जब भी क्लोज फाइट होता है तो कई बार कई सारे जगहों पे यहाँ पर रीकाउंटिंग होती है, उस वजह से भी ये देरी होती है। हो सकता है कि इस बार भी इस तरह की देरी लगे, जैसा मालविका कह भी रही थी। अब देखते हैं कब तक ये नतीजे आते हैं, लेकिन कल तक तो उम्मीद नहीं लग रही है कि यूएस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे अमेरिका में। लेकिन चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान हैं आज, जो आज आपको गाइड करेंगे कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का क्या असर होगा बुलियन मार्केट पर, आपको उससे पहले क्या करना चाहिए। हमारे साथ अजय केरिया हैं, केरिया कमोडिटी से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ हर्षल बड़ोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। हर्षल, सबसे पहले आप बताइए, क्या लग रहा है, अगर ट्रंप आते हैं तो क्या होगा, अगर कमला हैरिस आती है तो क्या होगा, बुलियन मार्केट पर उसका क्या असर होगा, डॉलर पर उसका क्या असर होगा? एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जो है वो डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा और सामने इमर्जिंग मार्केट करेंसीज प्रेशर में आएंगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद और ज्यादा टैरिफ जो है वो चाइना पे इम्पोज होंगे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर। तो अगर चाइनीज युआन वीकन करता है तो यूजुअली हमने देखा है कि दूसरी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे भी उसका प्रेशर होता है। तो आई थिंक इस सिनेरियो में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस डेफिनेटली करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन होगा। बट साथ में ही क्योंकि रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से शायद डोमेस्टिक मार्केट में हमें उतने ज्यादा लॉसेज नहीं दिखाई। लेकिन अगर कमला हैरिस आती है तो हालांकि पॉलिसी जो पुरानी कंटिन्यू होगी, तो क्या लग रहा है उसका क्या असर होगा गोल्ड सिल्वर के मार्केट में? आई थिंक वो तो फिर स्टेटस को होना चाहिए। आई थिंक क्योंकि अगर फिस्कल पॉलिसीज की बात करें इन जनरल, तो दोनों ही जो कैंडिडेट्स है उनका जो स्टांस जो है, तो आई थिंक यूएस में जो फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड कंसर्न्स है वो तो ऑनगोइंग रहेंगे इरिस्पेक्टिव कौन इलेक्शन जीतता है। बट ये जो इमीडिएट जो डॉलर स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सिर्फ ट्रंप की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। तो आई थिंक अगर कमला हैरिस आती है तो एक इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद हम देख सकते हैं कि गोल्ड के जो दूसरे फैक्टर्स जो है उस पर फोकस शुरू हो जाए, कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते से हेडलाइंस आ रही है कि ईरान
वापस कोई रिटेलिएटरी एक्शन शायद ले सकते हैं इजराइल पे। तो आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस फिस्कल डेफिसिट और यूएस मॉनेटरी पॉलिसी के जो आउटलुक है, फिर मार्केट उस पर फोकस करने लग जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल उस सिनेरियो में गोल्ड का जो पॉजिटिव आउटलुक है वो बरकरार है। फेड की बैठक हालांकि अब बैक सीटेड हो गई है, वहां पर किसी की नजर नहीं है, लेकिन वो भी 2 दिनों की बैठक कल से शुरू हो रही है। क्या लग रहा है वहां पर 4.25% कटौती को लेकर बाजार वो उसको एंटीसिपेट करके चल रहा है, उसे डाइजेस्ट भी कर चुका है, तो क्या वो इस बार कुछ उसका बड़ा असर नहीं होगा या कमेंट्री पे इस बार भी उसका असर दिखेगा? आई थिंक इस बार बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट ऑफ कट बाय एंड लार्ज मार्केट में फैक्टर्ड इन है, तो फेड रेट कट इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होगा आई थिंक। और फेड का जो नए डॉट प्लॉट फोरकास्ट जो है आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग में आने वाला, तो इस मीटिंग में वैसे कोई नए फोरकास्ट फेड के आने वाले नहीं है। तो जनरली मुझे लगता है कि फेड मीटिंग का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए मार्केट पे। क्या अब आखिरी सवाल हर्षल आपसे होगा, क्या आपको लग रहा है क्योंकि करेक्शन ड्यू है इस मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में, और वो नवंबर के महीने में दिख सकता है क्या? जी डेफिनेटली आई थिंक ये जो इलेक्शन के रनअप की वॉलिटिलिटी है और अभी रिजल्ट आने में भी आई थिंक कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि ये इतना क्लोजली फॉर्ड इलेक्शन रहने वाला है। तो आई थिंक उस दरमियान करेक्शन डेफिनेटली मार्केट में आ सकते हैं, और हमें लगता है कि 2580 2600 तक के करेक्शन मार्केट में देख सकते हैं अगर ऐसी जो वॉलिटिलिटी बढ़ी तो उतना हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल फिलहाल के लिए हमारा जो मीडियम टर्म व्यू जो है वो बुलिश ही आपका बुलिश है। लेकिन हर्षल जाते जाते छोटा जवाब और दे दीजिए, किसी को वेट करना चाहिए, अगर किसी के पास टाइम है तो वेट करे 4-5% करेक्शन का? डेफिनेटली आई थिंक इस वॉलिटिलिटी में कोई भी नई पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस माहौल में आपको गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए। केडिया जी, आप बताइए आपका आउटलुक क्या है? चुनाव के नतीजों से पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति मौजूदा माहौल में बनाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? नमस्कार शोमू जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है, बट मुझे 3-4 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। पहला है कि गोल्ड का परफॉर्मेंस लास्ट 3 महीने की बात करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे हमने डबल डिजिट गेन्स कंटिन्यू आते हुए देखा, तो टेक्निकली भी मार्केट सीवियरली ओवरबॉट है। दैट इज वाई हम देख रहे हैं अक्टूबर की तेजी के बाद गोल्ड में कंसिस्टेंटली पिछले 4 दिनों में हमने गिरावट देखी है, तो ये गिरावट बढ़ सकती है। सेकेंडली, अभी डेटा जस्ट स्कैन कर ही रहा था मैं, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे वो मंथ में हमने 8.5% का गोल्ड में फॉल आते हुए देखा। थर्ड है, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कटौती की बात है, तो सितंबर में हमने जब रेट कट देखा था तब 0.5 की रेट कट सितंबर में, 0.5 की रेट कट नवंबर में, और दिसंबर में मे बी पॉसिबल है 0.25, ऐसे करके 1.25% का रेट कट 2024 में प्रोबेबिलिटी लग रही थी। बट जिस ढंग से हमने देख रहे हैं कि अभी 0.25 रहेगा, ये भी गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 0.25 का रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंट कर गया है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली और फंडामेंटली एवरीथिंग डिस्काउंट हो चुका। अनलेस अनटिल कुछ नया चीज नहीं आता है, गोल्ड को टाइमिंग सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो टेम्पररी ये फॉल बैक है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट रहेगा। इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि 78,500 के करीब आए, बेच के चलिए, 78,800 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 78 का है, बट हो सकता है अगले 2-3 दिनों में हम और गिरावट देखने मिल जाए, जो 76,500 का लेवल भी दिखा सकता है गोल्ड में। आगे थोड़ी गिरावट यहाँ पे लग रही है 76,000 से लेकर 76,500, फिर वहाँ पर नई खरीदारी कर सकते हैं। चांदी में भी इस तरह की गिरावट आपको लग रही है, और वो क्या लेवल होगा जहाँ पर चांदी खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए केडिया जी? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में हमने चांदी में गिरावट ज्यादा देखी है, सोने में स्टेबिलिटी देखी है। इसका मतलब है गोल्ड सिल्वर रेशियो में रिकवरी आई है, और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में रिकवरी आती है तो चांदी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस करती है। कारण हम जानते हैं, चाइना से भी क्लैरिटी आना बाकी है, तो चाइना की बैठक भी 4 से 8 तारीख के बीच में है। तो मुझे लगता है चांदी 1 लाख का जो माइटी लेवल था वो छू चुकी है। हायर लेवल से हमने 6,000 रुपए की बड़ी गिरावट देख चुके हैं, अभी भी गिरावट जारी रहेगी, जो मुझे लगता है 90,000 तक का लेवल एटलीस्ट चांदी में मिलनी चाहिए, जो इंटरनेशनल में करीबन 31.5-31.20 तक का लेवल बनता है। आज इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 94,500 के करीब बेच के चलिए, 95,400 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में 93,300 से लेकर 93,000 तक का भी लेवल मिलेगा। दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है कि दबाव अगले 2 दिन मेंटेन रहेगा, इलेक्शन और फेड दोनों की ही अनसर्टेनिटी को देखते हुए। ओके, तो ये व्यू आ गया है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को लेकर केडिया जी की तरफ से। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर में?
गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि रिस्पेक्टिव कमला हैरिस जीतेगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, आई थिंक इलेक्शन के बाद एक करेक्शन जो ड्यू है वो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे एसेट क्लास हम देखें, बीट इक्विटी या तो कमोडिटी में भी अगर देखें, दूसरे एसेट क्लास जैसे बेस मेटल्स है, क्रूड है, सब में करेक्शन आ चुका है, बट आई थिंक गोल्ड में नहीं आया। और वो यही इफेक्ट है कि जो एकदम टाइट रेस है तो उसकी वजह से काफी अनसर्टेनिटी है। तो मुझे लग रहा है अगर शायद डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और वो डिस्प्यूट करते हैं तो एक फैक्टर है पॉजिटिव गोल्ड के लिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी सारा इफेक्ट जो है वो डिस्काउंट हो चुका है। तो यही जो हम लाइन बोलते हैं कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, वही आई थिंक आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि एक बार इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो ड्यू करेक्शन है वो गोल्ड में आ सकता है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव जस्ट मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो उसकी वजह से थोड़ा गोल्ड में पॉजिटिव रहेगा। बट शाम के सेशन में और कल मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा, अगर कोई भी ट्रेड करता है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए या तो फिर मिनी में कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव आई थिंक जी जी। गोल्ड में मुझे 78,150 के करीब बाय कर सकते हैं 78,500 के टारगेट के लिए। ओके, तो आप जो भी ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, किसी भी तरह के मूव आ सकते हैं। तो या तो आप रिस्क, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो बेहतर होगा कि अभी अवॉइड करें 2-3 दिनों मार्केट को, और उसके बाद फिर नए सिरे से आप नया आउटलुक बनाएं गोल्ड और सिल्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाने के फैसले को 1 महीने और टाल दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिलहाल दाम भी कम है और जो सप्लाई है वो पर्याप्त सप्लाई है यहाँ पर, और उसके मुकाबले डिमांड काफ़ी कमज़ोर उनको नज़र आ रही। तो ये 1 महीने और जो 22 लाख बैरल कटौती बढ़ोतरी का जो उनका विचार था दिसंबर से करने का, वो और 1 महीने बढ़ा दिया। पहले भी 2 महीने बढ़ाया था, अब 1 महीने और बढ़ा दिया। और अगली बैठक अब 1 दिसंबर को होगी, उसमें तय होगा कि वो आगे क्या करेंगे। 2025 में उनकी पूरी पॉलिसी उत्पादन को लेकर क्या रहेगी, वो वहाँ पर पूरी चीज़ें साफ हो जाएंगी और तब तक मार्केट की स्थिति भी साफ हो जाएगी। हालांकि ट्रंप अगर आते हैं तो ट्रंप का कहना है कि वो वहाँ पर क्रूड के प्रोडक्शन को वहाँ पर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक जो डेमोक्रेटिक सरकार थी वहाँ पर, जो बाइडेन की सरकार थी, वो चाह रहे थे कि वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस किया जाए, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल पे फोकस ट्रंप का ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ तरह की पॉलिसी होगी, तो पॉलिसी वहाँ पर जैसे जैसे बदलेंगी उसका भी काफ़ी कुछ एनर्जी मार्केट पर भी असर होने वाला है। चलिए तो कच्चे तेल पर बताइए केडिया जी, क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल की चाल यहाँ से क्या रह सकती है? आज के सत्र में हल्की नरमी दिख रही है, स्थिर दिख रहे हैं सारे मार्केट, यूएस चुनाव पर नज़र है 6000 के आसपास। क्या करना चाहिए क्रूड में आज? देखिए विजन, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में पिछले 2 महीनों में हमने देखा ब्रेंट 70 के नीचे बिल्कुल नहीं जा रहा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसके नीचे, चाहे हम चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, इनके रिजर्व्स में रिफिलिंग चालू हो जाती है। नो डाउट अभी भी डिमांड को लेके कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग है वो ओपेक प्लस है, जिन्होंने 1 महीने के लिए टाल दिया गया अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाने का, ये एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई। तो टेम्पररी जंप मिल सकता है, कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं तो बड़ा फॉल भी नहीं, प्राइसेस कंसोलिडेट करें। आज की इंट्राडे की लिहाज से अगर देखें तो 59.60 का एक छोटा पुल बैक दिख रहा है, वहां पे लेके चलना चाहिए। 58.50 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 6100 का, बिकॉज कहीं ना कहीं डॉलर में जो दबाव है ये भी कच्चे तेल को सपोर्ट कर ही रहा है, और साथ में चाइना की जो बैठक रहेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 6100 के टारगेट के लेके चलिए, बट लेना आपको 59.60 की रेट पे है की खरीदारी। 59.60 का रेट दिखे तभी लें, ये केडिया जी की तरफ से एक ये आपको चेतावनी दी गई है। और 6100 का टारगेट रखे, 5850 का एसएल यहाँ पर लगा ले। भाविक आप बताइए क्रूड पर आपकी राय। देखिए, मुझे भी क्रूड पे कंडीशनल बाय लग रहा है। जैसे हमने देखा कि टेक्निकली भी अगर देखें तो 6100 का एक हर्डल है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और सेम वे अगर WTI में देखें तो 72.20 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। आई थिंक वो ब्रेक करता है तो हमें 7350 से 74 के लेवल्स, और MCX में 6100 के ऊपर 6220 से 6250 भी देख सकते हैं। क्योंकि ये हर्डल के नजदीक है तो आई थिंक मैं वेट करूंगा। एक बार 6100 के ऊपर आता है तो मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 6180 के टारगेट के लिए और 6050 का स्टॉप लॉस। बट देखिएगा ये 6100 के ऊपर जाता है तभी बाय की कॉल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 6100 पे भावी की खरीदारी की सलाह, 6180 का टारगेट, एसएल है 6050 का। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेटल्स की चाल समझेंगे, क्योंकि बेस मेटल्स की चाल चाइना पर काफ़ी निर्भर है। चाइना में एक बैठक भी है, हालांकि पूरे हफ्ते ये बैठक रहेगी और हफ्ते के अंत तक कहा जा रहा है कि
8 नवंबर को राहत पैकेज का वहां पर ऐलान हो सकता है। क्या कुछ उसका बेस मेटल्स मार्केट पर असर रहेगा और क्या टॉपिक निकल कर आ सकती है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज जिंक करीब 0.5% ऊपर है, 285 रुपए 35 पैसे पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कॉपर 856 रुपए 50 पैसे पे। एल्युमिनियम भी 0.25% से ज़्यादा की तेजी है, 242 के करीब। लेड में मामूली तेजी है, 182। लेकिन कुल मिलाकर सारे मेटल्स आज तेज दिख रहे हैं। केरिया जी, राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद है इस हफ्ते 8 नवंबर को चाइना में। हालांकि बैठक शुरू हो चुकी है लेकिन ये पूरे हफ्ते की बैठक है। क्या लग रहा है, क्या कुछ ऐलान होगा और बेस मेटल्स को उसको क्या फायदा मिलेगा? अगर कोई एक काउंटर चुनना हो यहाँ पर तो क्या आपको ज्यादा पसंद आ रहा है इस हफ्ते? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी है, लेकिन पूरे बेस मेटल पैक में मुझे लगता है जिंक एक ऐसी कमोडिटी निकली है जिसमें काफी अच्छी हमने रैली आती देखी है। तो जिंक के अंदर मुझे लगता है कि प्राइजेस ने कंसिस्टेंटली पिछले 2 महीनों में 280 का लेवल ब्रीच नहीं किया। पहले सरप्लस का कंसर्न था, बट अब कहीं ना कहीं वो भी खारिज होता हुआ दिखा है और डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, जिसके चलते प्राइजेस ने अच्छी रैली भी की है। तो जिंक के अंदर 283 के रेंज में लेके चलना चाहिए, 281 का स्टॉप लॉस रखिए। इंटरडे टारगेट डेफिनेटली हम 287 का रखेंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हम दिसंबर एंड तक की बात करें तो ये 300 का भी लेवल जो हमने अभी बीच में छूते हुए भी देखा, वो क्रॉस करता हुआ दिखाई। तो पूरे बेस मेटल में मुझे जिंक काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पसंद है। 287 रुपए के टारगेट के लिए जिंक खरीदने की सलाह केरिया जी की है। आप लेवल नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस भी बताया गया है 281 का, वो जरूर नोट कीजिए और जहां पर एंट्री लेवल दिए गए हैं उसी पर एंट्री करें। आप बताइए, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में भाविक? जी, मुझे कॉपर पसंद है क्योंकि लास्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर हम देखें तो कॉपर 830 से 850 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और हम कल से देख रहे हैं कि 850 का जो रेंज है वो ब्रेक करके और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा ब्रेकआउट है कि जहाँ पे हम 865 से 868 के टारगेट भी देख सकते हैं, बट इंट्राडे मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा कि हम 860 का पहला टारगेट जरूर से देख सकते हैं। तो आज कोई डिप मिलती है अराउंड 854 तो बाय कर सकते हैं 860 के टारगेट के लिए और 850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपको कॉपर यहाँ पर पसंद आ रहा है। चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। आज हल्की रिकवरी है यहाँ पर 236 रुपए के आसपास, 1% की तेजी दिख रही। केरिया जी, क्या करना चाहिए? एनजी में किस साइड का ट्रेड लें? सीजनैलिटी तो नेचुरल गैस की नवंबर में तेजी की रहती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक पोजीशन है, स्टोरेज पोजीशन काफी अच्छी है, जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस में दबाव मिल रहा है। बट ये हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि अच्छी गिरावट के बाद मार्केट अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए 232 का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 232-33 के करीब मिले वहां पे लेके चलिए। प्राइजेस में तेजी है बट लिमिटेड तेजी है, जो 242 तक का लेवल दिखा सकता है। आप बताइए भाविक, आपके लेवल्स क्या है? आप भी खरीदारी की सलाह देंगे क्या एनजी में? 242 का टारगेट केरिया जी ने दिया है, आपके टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? जी, मेरा केडीएच से बहुत नजदीकी है, जहाँ पे उन्होंने 232 पे बाय के रिकमेंडेशन किए। मैं भी वही के करीब बाय के रिकमेंडेशन करूंगा, बट मेरा टारगेट 238 का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 228 का। तो मेरा भी बाय के रिकमेंडेशन है 238 के टारगेट के लिए। 238 का टारगेट है, एनजी में 228 का स्टॉप लॉस। दोनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करें। अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में आज मसालों में खरीदारी लौट आई है। हल्दी आज अच्छी रिकवरी दिखा रही है, करीब करीब 1.5 से 1.25% की तेजी है। 13,000 के करीब अब हल्दी वापस आ चुकी है। धनिया में भी आज तेजी है 0.5% की, 7,250 के ऊपर धनिया है। जीरे में हल्की तेजी है 23,870 पे। क्या पसंद कर रहे हैं मसालों में केरिया जी? क्या आउटलुक है आपका? देखिए, पूरे मसाले पैक में हमने देखा कि काफी पेसिमिज्म है मार्केट में, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। फंडामेंटल के विपरीत हम मार्केट को थोड़ा स्टेबल होते हुए देख रहे थे। बट सबसे पहले अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने देखा प्राइजेस 13,000 के नीचे जरूर गया है पिछले 2 सेशन में वॉल्यूम की कमी की वजह से। बट मुझे लगता है प्राइजेस वापस 13,000 के ऊपर रिगेन कर गया। फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो मुझे लगता है कि हल्दी में लेकर ही काम करना चाहिए। एज ऑफ नाउ 12,800 12,850 अच्छा लेवल है। पोजिशनली भी बाय कीजिए। 12,500 का स्टॉप लॉस। इमीडिएटली तो 13,200 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि वापस अगर हम नवंबर एंड तक की बात करें तो 13,800 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं दूसरी कमोडिटी मुझे धनिया दिखाई देती है। धनिया में पिछले साल हमने देखा इंपोर्ट के डर के मारे हमने
प्राइजेस में गिरावट देखा, बट इस बार इंटरनेशनल से इंपोर्ट भी ज्यादा नहीं है और सोइंग के अभी समय चल रहा है। मानसून इस बार हमारा प्रोलॉन्ग था, जिसकी वजह से सोइंग में डिले भी है और फार्मर को धनिया के मुकाबले चना, गेहूं ये काफी क्रॉप है जहां पे ये शिफ्टिंग कर सकते हैं, जिसके चलते धनिया में भी मुझे लगता है तेजी जारी रहेगी। यहाँ पे भी इस काउंटर पे भी हमें लेके चलना चाहिए। नो डाउट प्राइजेस में अभी तक वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर लेके चलते हैं 72 के करीब भी, तो हायर साइड पे मुझे लगता है 7280 से लेकर 7350 तक का भी टारगेट हम देख पाएंगे। तो कुल मिला के धनिया और टर्मरिक दोनों ही मसाले पैक में काफी अच्छी लगती है लेने के लिए। धनिया और हल्दी दो काउंटर है जो केडिया जी को पसंद आ रहा है। आप भाविक बताइए, मसालों में आपको क्या पसंद है? जी मुझे हल्दी बहुत पसंद है, क्योंकि अभी देखिए हमने देखा है कि 12,400 के करीब जब भी आता है, सितंबर में भी देखा और यहाँ पे भी देखा, तो उसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से मैं भी रिकमेंडेशन करूँगा बाय के लिए 13,500 के टारगेट के लिए, और 12,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। आखिरी सवाल केडिया जी, ग्वारसीड ग्वारगम लगातार गिरावट दिख रही है, आज भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। क्या करना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम में? 30 सेकंड में बताइएगा सर, दोनों काउंटर पर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है, बट मुझे नहीं लगता कि 5200 के नीचे होल्ड करेगा। आई थिंक 5180 5200 पे लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड रहेगी जो 5260 से 5280 का लेवल दिखा सकता है। गवार गम के अंदर भी मुझे लगता है प्राइजेस 10,500 के सपोर्ट पे रहेगा, वहां से बाइंग धीरे धीरे निकल कर आ सकती है, जो ऊपर में 10,800 तक का लेवल दिखा सकता है। ग्वारगम आपको पसंद आ रहा है, 10,800 तक जा सकता है। आज आपकी आवाज काफी धीमी लग रही थी केडिया जी, लगता है फेस्टिवल को आप काफी एंजॉय किया है आपने। बिल्कुल, थोड़ा सा गला जरूर खराब है, बट जोश उतना ही है जितना कमोडिटी में हम देख रहे हैं। आप लोगों ने वक्त निकाला, भाविक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में देखें तो आज भी गिरावट दिख रही है। करीब करीब 150 अंक निफ्टी फिसल चुका है 23,850 के नीचे। बैंक निफ्टी 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, लेकिन वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में। नमस्कार।